अस्सलाम वालेकुम। क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। इसमें जो एक टाइप आज हमने डिस्कस करनी है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ चंद एक बातें याद रखिए कि इसमें बेसिकली जो आज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपरों में आ चुके हैं वो यहाँ पे देख लेंगे। सही है। तो सबसे पहली बात हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी में आपने जो चीज़ें याद रखनी है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसमें मोबाइल फेज़ कौन सी यूज़ की जाती है, इसमें स्टेशनरी फेज़ कौन सी इस्तेमाल की जाती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी करते किस तरह है, और लास्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन। और आज आपका ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। सबसे पहली बात, आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी में अभी सिर्फ बातें याद रखिएगा बेटा। इसमें ये टाइप कौन सी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी याद रखिएगा। हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी is a type of पार्टीशन क्रोमेटो, चलो ठीक है, ये इस तरह कर लो, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक थी हमारे पास एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक थी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और याद रखिएगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में 2 चीज़ें हम बात करेंगे। एक चीज़ हमारे पास मोबाइल फेज़ होगी और सेकंड नंबर पे स्टेशनरी फेज़। मतलब इसमें हम मोबाइल फेज़ कौन सी यूज़ करते हैं, मोबाइल फेज़, और सेकंड नंबर पे इसमें स्टेशनरी फेज़ की बात करनी है, स्टेशनरी फेज़ की बात करेंगे। सही है बच्चे। अगर मोबाइल फेज़ की बात की जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल ETC। इनमें से कोई भी हमारे पास, मतलब बेसिकली मैं कहूँ ना, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब मैं ये कह लूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो अभी ये भी सही है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ मोबाइल फेज़। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कार्बन एटम का होना ज़रूरी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से निकला है। इसके बाद स्टेशनरी फेज़ की बात की जाए तो बच्चे स्टेशनरी फेज़ यहाँ पे होती है वाटर एड्जॉर्ब, पानी जो कि जज़ब हुआ होता है, एड्जॉर्ब ऑन पेपर में जो पानी जज़ब होता है ना, ये हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज़। ये क्या हमारे पास स्टेशनरी फेज़। बेसिकली अभी तक हमने 3 बातें पढ़ी हैं यहाँ पे। क्या ये पेपर क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। 2 टाइप्स पढ़ी थी, उनमें हमारे पास टाइप बन रही है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें मोबाइल फेज़ कौन सी इस्तेमाल की जाती है और इसमें स्टेशनरी फेज़ कौन सी इस्तेमाल की जाती है, बस ये बात आपने याद रखनी है। सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आनी है ना यहाँ पे, वो ये है कि आपके पेपर क्रोमेटोग्राफी में ना, ये याद रखिएगा, आपका ना पेपर कुछ इस तरह का होता है जो आप फिल्टर पेपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बेसिकली फिल्टर पेपर वॉटमैन नंबर 1, मतलब फिल्टर पेपर की टाइप्स हैं। वॉटमैन नंबर 1 फिल्टर पेपर यूज़ करना होता है। तो फिल्टर पेपर को अगर आप जूम करके देखोगे, ये बना तो सारे का सारा सेलुलोज है। किसके मिलने से बनता है, सेलुलोज। आप फिल्टर पेपर को जूम करके देखोगे जिसमें इस तरह के रेशे से नज़र आ रहे होते हैं, इस तरह के रेशे से। मतलब ये बेसिकली हमारे पास क्या है, सेलुलोज है। ये क्या हमारे पास सेलुलोज है। अब इस सेलुलोज में यहाँ पे किसी जगह पे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। कौन सी चीज़ मौजूद होती है, ये हमारे पास है ये वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये वाली चीज़ है सेलुलोज। मतलब सेलुलोज के अंदर किसी जगह पे वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। सही है। बस ये एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब बेसिकली हमारे पास फिल्टर पेपर में ही मोबाइल, ये जो वाटर है ना, यही मोबाइल स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रहा होता है। ये चीज़ किसके तौर पे काम कर रही है, स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर रही होती है। बस ये बात आपने याद रखनी है। सही। मतलब ये वो वाटर मॉलिक्यूल है जो मूव नहीं करेगा। मतलब हमने कल बात कही थी, एक स्टेशनरी फेज एक मोबाइल फेज है। स्टेशनरी फेज वो होगी जो कि मूव नहीं करती, साकिन रहती है, और मोबाइल फेज वो होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। ये एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट बात करनी है ना, ये क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोसीजर। यहाँ आपको सारी की सारी बातें क्लियर होंगी कि कल हमने जो बात कही थी, स्टेशनरी फेज़, मोबाइल फेज़,
स्टेशनरी फेज को स्टेशनरी फेज क्यों कहते हैं, मोबाइल फेज को मोबाइल फेज क्यों कहते हैं, यहाँ पे ये सारी की सारी बातें आपको क्लियर होगी। बच्चे आपने ना सबसे पहले ये प्रोसीजर समझ लें, ये ऐसा करो पहले समझ लो, बाद में लिखते रहना। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो टाइप्स हैं, तो मैं पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं, प्रोसीजर बाद में लिख लेते हैं। बच्चे इसकी ना टाइप्स की अगर बात की जाए ना, इसकी 3 टाइप्स हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी की 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्या है? असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे टाइप है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। बच्चे ये वाले टाइप अभी हमने डिस्कस करनी है, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी को अभी डिस्कस करेंगे, सही है। एक सेकंड टाइप है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, और एक हमारे पास टाइप है रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। सिर्फ बच्चे नाम याद रख लीजिएगा। कितने टाइप्स हैं? ग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। आप ये करते किस तरह है, ये थोड़ा सा सीखिएगा। भाई सबसे पहले ना आपने फ़िल्टर पेपर को लेना होता है। फ़िल्टर पेपर बेसिकली ना काफ़ी लंबी सारी शीट होती है, उस शीट में से ना आपने काट लेना होता है। ये जिस तरह पेज नहीं होता है रजिस्टर के, ये तो आपको बिल्कुल एक रजिस्टर का टेप है ना, पेज है। बेसिकली जो पीछे से फ़िल्टर पेपर आ रहे होते हैं ना, वो इतने इसकी लेंथ होती है और कम से कम इतनी इसकी विड्थ होती है, तो उसमें से काटने होते हैं फ़िल्टर पेपर। अपनी मर्ज़ी का जिस तरह आप काटना चाहते हैं उस तरह काट लो वहाँ से। सही, आपने सबसे पहले ना एक पट्टी लेनी है इस तरह की, ये सपोज कर लो फ़िल्टर पेपर है। अब इसकी ना लंबाई, सिर्फ लंबाई मेंशन की गई है ऑलमोस्ट। देखो जो भी मैं यहाँ पे लंबाई लिखता हूँ ना, वो तकरीबन होगी। आप उसे कम ज़्यादा ले सकते हो। कम या ज़्यादा लेने से आपका एक्सपेरिमेंट गलत नहीं होगा, सिर्फ एक रेंज बता दे तकरीबन आपने इतनी लंबी पट्टी लेनी है, सही है। तो बच्चे जो यहाँ पे आपने लंबाई लेनी है ना, जितना लंबा फ़िल्टर पेपर लेना है वो है 20 सेंटीमीटर। फुट्टे से आप तकरीबन मैयर करके ना 20 सेंटीमीटर लंबा फ़िल्टर पेपर ले लो, सही। अब आपने ना फ़िल्टर पेपर को लेके फिर नेक्स्ट क्या करना है, एक पेंसिल लेनी है, सिर्फ हमेशा पेंसिल यूज़ करनी है, लेड पेंसिल जिसको कहते हैं। एक स्केल लेके आपने नीचे से ना तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर, मैं यहाँ पे सिर्फ उसे 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, नीचे से तकरीबन 2 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। क्या लगा देनी है? यहाँ पे लाइन लगा देनी है। अब इस लाइन को हम नाम दे रहे होते हैं बेस लाइन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? बेस लाइन का नाम दे रहे होते हैं, सही है। मतलब हमने सबसे पहले फ़िल्टर पेपर लिया, फ़िल्टर पेपर लेने के बाद तकरीबन 20 सेंटीमीटर, तकरीबन 20 सेंटीमीटर, 22 भी हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, 18 भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, ज़्यादा छोटा नहीं लेना आपने, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेंगे, सही है। तो बस ये बात आपने याद रखनी है। लाइन लगा लेनी है लेड पेंसिल से। लेड पेंसिल से लाइन लगाने के बाद इसके ऊपर लगा लेना एक डॉट, इस तरह बस एक डॉट लगा लो, बस यहाँ पे पेंसिल से डॉट लगा लीजिएगा। अब आपके पास ना जो बेसिकली चीज़ें मिक्सचर जो भी होगा जिसको आपने सेपरेट करना चाहते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, मसलन मैं कहता हूँ जी मेरे पास मुख्तलिफ इंक्स हैं, मतलब मैंने 3-4 इंक्स को ना 3 इंक्स को मिला के यहाँ पे उसको यहाँ पे रखा हुआ है। बस यहाँ मैंने कितने इंक्स को मिला दिया, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 इंक्स को मिलाकर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद एक नाम याद रखिएगा, कैपिलरी ट्यूब। क्या चीज़ होती है हमारे पास? एक कैपिलरी ट्यूब, ये लैब के अंदर पड़ी हुई है। ये बिल्कुल इस तरह की बारीक सी ट्यूब होती है। अब इसके ऊपर वाली साइड बिल्कुल बारीक से बीच में सुराख होता है। ये तकरीबन ये पेंसिल का जो सिक्का होता है ना, ये कैपिलरी ट्यूब इतनी मोटी होती है और इसके अंदर सुराख होता है। ये आपको दिखाऊंगा सारी की सारी चीज़ें लैब के अंदर लेके जाकर किस तरह करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो आपने कैपिलरी ट्यूब लेनी है। कैपिलरी ट्यूब लेके इसके अंदर जैसे टिप करोगे ना, थोड़ी सी इंक इसके अंदर आ जाएगी, खुद ऊपर थोड़ी सी आ जाती है। तो आपने कैपिलरी ट्यूब लेके यहाँ पे थोड़ी सी इंक गिरा देनी है, यहाँ पे, सही है। गिराने के बाद इसको थोड़ा सा खुश्क करना है। खुश्क करने के दोबारा फिर एक दफ़ा लेके थोड़ी सी इंक और डाल दो यहाँ पे। लो जी, आपका पेपर हो गया रेडी। पेपर रेडी करने के बाद एक आपके पास होता है क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्या होता है हमारे पास? क्रोमेटोग्राफिक टैंक बेसिकली कुछ इस तरह का होगा। ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये जितना का बना रहा हूँ ना यहाँ पे, ये तकरीबन इतना ही साइज़ होता है इसका, इससे बड़ा नहीं होगा, सही है। इसको क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमेटोग्राफिक टैंक का नाम दे रहे हैं। चलो मैं इसको ना नीचे से ऐसा करता हूँ कि बराबरी कर देता हूँ,
इससे क्या होगा, समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक आ गया, सही है। अब इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में ना आपने क्या करना था, जो मोबाइल फेज होती है ना, मोबाइल फेज वो हमेशा आपने यहाँ पे लेनी होती है। और यहाँ पे मोबाइल फेज हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल, अल्कोहल, सही है, एसीटोन, ये वो सारी की सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करोगे, मोबाइल फेज डाल लोगे। यहाँ पे क्या करोगे आप, ये हमारे पास आ गया मोबाइल फेज, क्लियर है। मतलब आपने मोबाइल फेज जो बनानी है, सबसे ज़्यादा मैं कहूँ ना इस एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वो मोबाइल फेज को चूज़ करना होता है। अगर ये सही तरीके से चूज़ होगी ना तो क्रोमेटोग्राफी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा वक्त लगता है, तकरीबन इस एक्सपेरिमेंट को होने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा या 45 मिनट लगेंगे जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने पता क्या करना है, आपने इस पेपर को लेना है, यहाँ पे होती है एक रॉड, यहाँ पे दो सुराख होते हैं, ये शीशे का बना होता है पूरा का पूरा क्रोमेटोग्राफिक टैंक शीशे का बना होगा। इस यहाँ पे एक लगी होती है रॉड, इस तरह आपने इस पेपर को लेके इसको ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करके ना इस रॉड के ऊपर लगा देना है। लेकिन जब आपने लगा रहे हो ना, चंद चीज़ें जहन में रखनी है। पहले नंबर पे आपने यहाँ पे लगा के फिल्टर पेपर को यहाँ फिक्स करके यहाँ पे लगा दिया। आपका फिल्टर पेपर तकरीबन 5 या 6 मिलीमीटर जो नीचे मोबाइल फेज आपने रखी है उसके अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके अंदर डूबा हुआ होना चाहिए 5 से 6 मिलीमीटर। और सेकंड नंबर पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो आपने यहाँ पे स्पॉट सा लगाया ना, जो इंक लगा रखी है, मतलब यहाँ पे इंक लगाई है ना, ये वाली इंक नीचे वाली मोबाइल फेज में नहीं डूबनी चाहिए। दो बातें बस, क्या कि ये जो पेपर है ये नीचे से तकरीबन 5-6 सेंटीमीटर तक नीचे वाली मोबाइल फेज में डूब जाना चाहिए, जो लिक्विड आपने नीचे लिया होगा, सही है। और जो स्पॉट बना हुआ है ये उस सॉल्वेंट के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये उसके ऊपर ही रहना चाहिए। अगर अंदर चला गया एक दफ़ा ये ख़राब हो गया एक्सपेरिमेंट, दोबारा फिर करो, सही है। इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, सही है। अगर यहाँ पे काम कर रही है फिर आप इसके ऊपर ये लटका दिया, लटकाने के बाद क्या होगा कि आपने इसके ऊपर से ढक देना, ढकने के बाद ये ना यहाँ से ना नीचे से जो सॉल्वेंट है ये खुद ब खुद ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या करेगा, ये नीचे वाले जो चीज़ है ना, जो नीचे वाला लिक्विड लिया है ये इस पेपर के ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, पेपर खुद ब खुद गीला होना शुरू हो जाएगा, सही है। जब पेपर के तकरीबन 3/4 हिस्से तक सॉल्वेंट ऊपर चला जाए, कितने हिस्से तक, तकरीबन 3/4 हिस्से, मसलन इतना बड़ा पेपर लिया है ना, तकरीबन यहाँ तक चला गया या यहाँ तक चला गया, आपने क्या कर लेना, सही, इस पेपर को यहाँ से निकाल लेना है। इस पेपर को यहाँ से निकालने के बाद ये वाला जो स्पॉट होगा ना, ये वाला जो डॉट यहाँ पे लगाया होगा, ये यहाँ पे मुख्तलिफ यहाँ पे डॉट बनाने शुरू कर देगा। इस तरह के रंग आने शुरू हो जाएंगे, हर एक रंग को अलग कर देगा, हर एक रंग को क्या कर देगा, अलग कर देगा, सही। आपने इसको लेना है पेपर को लेकर यहाँ पे दोबारा फिर रख लेना है। ये हमारे पास आ गया पेपर। अब देखो इस पेपर के अंदर जो पानी था, इस पेपर के अंदर जो वाटर मौजूद था वो मूव नहीं किया, वो वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन नीचे से जो हमने सॉल्वेंट लिया या मोबाइल फेज ली, वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या की, मूव कर गई। इसलिए इसको मोबाइल फेज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, मतलब ये वाली चीज़ मूव नहीं करती, ये वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे, जहाँ पे फंसे हुए यहीं पे रहेंगे। लेकिन नीचे से मोबाइल फेज क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब क्या होगा, अब मैंने पेपर को ना यहाँ से उठा के इस तरह रख दिया, भाई यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इसको क्या नाम दिया था, बेस लाइन। अब बेस लाइन से ना ऊपर की तरफ ये मूव किया, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ तक हमारे पास सॉल्वेंट सपोज कर लेते, मूव कर गया। जहाँ तक वो गीला होगा ना पेपर, वहाँ पे आपने एक कच्ची पेंसिल लेनी है, वहाँ पे लाइन लगा लेनी है, कर लोगे, सही है। तो यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी एक कच्ची पेंसिल लेके, सही है। तो इसको अब आपने करना है खुश्क। अब ये वाली जो चीज़ आपके पास बनी है ना, इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम। अब क्रोमेटोग्राम क्या होता है, द फिल्टर पेपर, द पेपर obtained after chromatography
आफ्टर क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। मुख्तलिफ तरीके से इसकी डेफिनेशन की जा सकती है। यह आएगी नहीं डेफिनेशन, मैं पहले बता दूँ। मतलब क्रोमेटोग्राफी करने के बाद जो हमारे पास फिल्टर पेपर जिसके ऊपर ये इंक मुख्तलिफ सेपरेट हो चुकी होंगी, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? क्रोमेटोग्राम। लो जी, इसको आपने खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आप यहाँ पे RF वैल्यू मालूम कर रहे होते हो। ये है जी पूरे का पूरा प्रोसीजर क्रोमेटोग्राफी करते किस तरह है। अब ना आपने पूरी क्रोमेटोग्राफी तो कर ली। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है RF वैल्यू। RF वैल्यू क्या होती है ज़रा गौर कीजिएगा भाई। जहाँ तक सॉल्वेंट मूव किया है ना, इसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट फ्रंट। बस ये याद रख लोगे। मतलब जहाँ तक वो नीचे से मोबाइल पर जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक गई, इस लाइन को जहाँ तक गई, इसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट फ्रंट। बस ये बात याद रखिएगा। अब ना यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज RF वैल्यू? राइट डाउन इट्स यूनिट्स। व्हाट इज RF वैल्यू? RF वैल्यू क्या है? एंड व्हाट इज यूनिट्स? व्हाट इज इट्स यूनिट्स? RF ये सेम इसी तरह क्वेश्चन आएगा, सेम एग्जैक्ट। RF से मुराद है, F से मुराद आता है फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू। RF वैल्यू से क्या मतलब? रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू। सही। RF वैल्यू की मैं यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन करूँगा, फार्मूला और इसका यूनिट। बस ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखनी है। मुझे पहले फार्मूला कर लोगे ना, आपको यूनिट सारा कुछ वैसे ही पता चल जाएगा। मुझे हमारे पास ना इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो RF यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू इज इक्वल टू, देखो ये हम कहेंगे कंपोनेंट। क्या नाम देंगे? कंपोनेंट को उर्दू में कहते हैं इज्जा। मतलब कोई चीज़ मुख्तलिफ चीज़ों के मिलने से बनी हुई है, जो मुख्तलिफ चीज़ें उस चीज़ को बनाने के लिए आपस में मिला रहे हो, वो कंपोनेंट होंगे। मतलब मैंने यहाँ पे ये चीज़ बनाने के लिए 3 इंक को आपस में मिक्स किया, ये क्या है? कंपोनेंट है। ये क्या हमारे पास कंपोनेंट है। सही है। अब ना हुआ क्या कि आपने फुट्टा लेना है, फुट्टा लेके बेस लाइन से इन कंपोनेंट ने कितना फासला तय किया, इसको रखना ऊपर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन। मतलब इस लाइन से कंपोनेंट ने कितना फासला तय किया, इसको रखोगे ऊपर। और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, जहां तक सॉल्वेंट गया ना, सही है, सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन से सॉल्वेंट ने कितना फासला तय किया, ये रखोगे आप नीचे। याद रखिएगा जो नीचे से सॉल्वेंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, उसकी वजह से ये सारे सारे सेपरेट हुए हैं। किसकी वजह से? उस सॉल्वेंट की वजह से। वो सॉल्वेंट हमेशा आगे होगा। सही है। ये जो कंपोनेंट सेपरेट हो रहे हैं ना, ये हमेशा क्या होंगे? पीछे होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मे भी बाद अब इस तरह कुछ केसेस आ जाते हैं, वो सॉल्वेंट के बराबर ही मूव करते रहते हैं। बाद अब कुछ केसेस इस तरह के हैं, ज़्यादातर केसेस इस तरह के नहीं हैं। अब डेफिनेशन लिखूं। डेफिनेशन क्या बनेगी? RF वैल्यू इज द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट फ्रॉम बेस लाइन टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन। ये हमारे पास डेफिनेशन बनेगी। RF वैल्यू इज द रेशो बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय by the component from baseline to the distance traveled by
बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, नीचे फार्मूला। अच्छा आपने ना पढ़ा होगा रेशो का यूनिट होता है, इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों यूनिट नहीं होता? क्योंकि रेशो का हमेशा कोई यूनिट नहीं होता। इट इज़ अ रेशो बिटवीन, मैंने ऊपर बात लिख दी है कि बेसिकली हमारे पास दो चीज़ों के दरमियान रेशो बचा। आप जब भी इस तरह लिखते हैं ना 9/5, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 9:5, सही है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं, मतलब बटे में अगर कोई चीज़ लिखी हो और इसको आप रेशो में कर सकते हो, सही है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और लास्ट वाली चीज़ हम यहाँ पे करेंगे वो है यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हेडिंग दे दो, यूजेस या फिर एप्लीकेशन वर्ड आ सकता है या फिर इसकी जगह पे एक और वर्ड भी है इम्पोर्टेंस। बच्चे इन तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आपसे दे के पूछ सकता है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सारी की सारी चीज़ें सेम है। सारी सारी चीज़ें क्या है हमारे पास? सेम है। 3 बातें याद रखनी है, ख़त्म हो जाना अभी, सही है। तो हमारे पास सबसे पहली बात यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास, एक मिनट बस, चलो खामोश हो जाना। अच्छा यूजेस, एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी में कोई भी बात आ जाए तो आप यही बातें लिखोगे। 3 बातें बेसिकली हमारे पास। सबसे पहली बात, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, प्यूरिफिकेशन। इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सही है। प्यूरिफिकेशन ETC बस। इसके बाद बच्चे इसका इस्तेमाल कहाँ पे? इट इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट इज़ यूज्ड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3rd नंबर पे जो सबसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मैंने मतलब बता रखा है। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। मुझे क्वालिटेटिव जिसमें किसी चीज़ का नाम पता किया जाए। समझ लो, CID ड्रामा देखा है, उसमें क्या करते हैं जी, वो बताते हैं इस बंदे की मौत फलां जहर की वजह से हुई है। जो जहर का नाम बताया बेसिकली उसने किया है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इसके बाद बताते हैं इस बंदे ने तकरीबन इतनी मिकदार में, जब मिकदार बताई तो वो क्या होगा हमारे पास, सही है। इसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, इसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। मतलब ये वाली चीज़ हम दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। इट इज़ यूज्ड, इसको इस्तेमाल कर रहे टू प्यूरीफाई, किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए। प्यूरीफाई आ सब्सटेंस, किसी भी शय को साफ़ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सही। तो बच्चे ये थे हमारे पास जो आपकी बुक के अंदर एप्लीकेशन मेंशन की गई हैं, ये सिर्फ 3 ही हैं। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरीफाई अ सब्सटेंस। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।